तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे अपने सीबीएसई का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सो आज का दिन हम लोग शुरुआत करते हैं एक सुंदर से कोट से। देखो वो क्या है कि इमारत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इमारत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत छोटी सी ईंट से ही होती है। ऐसे ही छोटे 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 टॉपिक करके हम लोग हमारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है। सो शुरुआत करें? तो आइए शुरू करते हैं। आज के डेट में हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे? In this particular day we are going to learn reconstitution of partnership firm, then we'll have sacrificing ratio, then gaining ratio, then उसके बाद देखेंगे गुडविल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, देन उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुडविल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, एंड माय लास्ट पार्ट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। पहले तो देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग ये प्रॉफिट इतने रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर हम लोगों के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। Any change in a partnership agreement brings to an end the existing agreement and a new agreement comes into force. अगर उस agreement में कुछ भी change हुआ, anything is changed, that time we have to change the partnership firm and we have to reconstitute the partnership firm, or else we have to form a new partnership deed. In such case, although the firm continues, it amounts to reconstitution among the partners. Reconstitution happens in the following circumstances. Reconstitution कब कब होता है वो हम लोग देखते हैं. These are the some of the reasons. These are the 5 reasons. First reason is change in profit sharing ratio among the existing partners. If any partner have changed his profit sharing ratio, उसके कई सारे reason हो सकते हैं. Take an example कि चिंकी एंड मिंकी आर टू पार्टनर्स. चिंकी एंड मिंकी. Chinky and Minky दो partners हैं. They have contributed 5 lakh and 10 lakh respectively. As per their contribution of capital, their ratio should be 1:2. After some months, Chinky has decided to brought up additional capital into the firm. उसने डिसाइड किया कि मैं एडिशनल और 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आती हूँ. इन दिस केस कंट्रीब्यूशन इसका चेंज हो गया, यानी कि अल्टीमेटली शी कैन डिमांड फॉर मोर प्रॉफिट. rather they both agree on a decision that they will share profit and losses equally because both of partners contributions are equal. ये चेंज हो गया. पहले प्रॉफिट शेयरिंग कुछ और था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ और था. यहाँ पे चेंज हो गया, यानी कि अगर हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो वी हैव टू रिकॉन्स्टिट्यूट द पार्टनरशिप फॉर्म. अनदर रीजंस इज अनदर रीजन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. पहले दो पार्टनर थे चिंकी और मिंकी, इसने किसी और को एडमिशन दे दिया, उन दोनों ने किसी और को एडमिशन दे दिया. अल्टीमेटली उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. अगर एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. एंड लास्ट इज अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. चिंकी एंड मिंकी ने अजय एंड अतुल इन दोनों के फर्म से मर्ज करने का सोचा, अमलगमेशन करने का सोचा. दे बोथ हैव देयर बिजनेस एंटिटी डिफरेंट. सब दोनों का बिजनेस एंटिटी डिफरेंट है. तो दोनों ने क्या कहा कि विल मर्ज अवर पार्टनरशिप फर्म एंड हम लोग कंबाइनली अपना बिजनेस रन करते हैं. तो मर्जिंग अगेन हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. समझ रहे हो? इसके बाद हम लोग देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो. ये क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, आइए देखते हैं.
So sacrificing ratio, whenever there is a change in a profit sharing ratio, one or more of the existing partners have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners. यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, सो किसी किसी पार्टनर को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर. सर द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मतलब वो जो भी अपने शेयर में से जो प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. सो इसका एक फॉर्मूला है. सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. So this is the formula to calculate sacrificing ratio. The purpose of calculating sacrificing ratio is to determine the amount of compensation to be paid by the gaining partner, that is, the partner whose share has increased as a result of change, to the sacrificing partner. So यहाँ पे sacrificing ratio निकालने का intention क्या होता है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, he has to give some share of profit in favor of sacrificing partner. Sacrificing partner कौन होता है? The partner whose share has decreased as a result of change. So such compensation is usually paid on the basis of proportionate amount of goodwill. ये compensation उनके goodwill के proportionate पे दिया जाता है. Okay? So this is my sacrificing ratio. Next वाला part है gaining ratio. सो गेनिंग रेशियो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट. अगर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, इफ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गॉट चेंज, दैट टाइम वन और मोर पार्टनर गेन अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर. वो क्या करते हैं कि गेन करते हैं. So that is called as gaining partner. And the ratio of profit sharing ratio, gaining profit sharing ratio, sorry. So the ratio of gain of profit sharing ratio is called as gaining ratio. So it is calculated as follows. So the formula is gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. पहले वाले ratio का ये उल्टा है. New ratio minus old ratio. So my next point is goodwill. So what is mean by goodwill? Earlier we have seen that point in our 11th standard. तो guys यहाँ पर देखते हैं कि actual goodwill होता क्या है. So we'll start from the meaning. So goodwill means the good name or reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owner. ये क्या होता है? So it is nothing but a good name in a market, a reputation in a market, and it was built up by the partner by doing hard work, by doing each and every transactions honestly. So it creates a goodwill. If a firm renders good services to the customer, what will happen? If the render of the owner renders a good service to the customers, what will happen? The customer feels satisfied and he'll come again and again, again and again into the firm. And it always added additional profit. अगर कस्टमर की मान लेते कि बहुत ऐसी लंबी सी लाइन लग गई हमसे गुडविल सॉरी हमसे गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए, अल्टीमेटली नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, इसका मतलब कि प्रॉफिट बढ़ेगा. इजंट इट? सो डेफिनेशन ऑफ गुडविल क्या होता है? सो द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन. रेपुटेशन की वजह से, गुड नेम की वजह से मेरे बिजनेस को जो प्रॉफिट मिलता है ना, एक्सेस प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट द गुडविल. वो होता है गुडविल. सो आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अ गुडविल. सो फीचर्स क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वन बाय वन देख लेते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. यस, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. सो ये टैंजिबल नहीं है. टैंजिबल का मतलब होता है कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग. सो दोज एसेट्स विच वी कैन टच, जिसका अपने फर्म में डेप्रिसिएशन होता रहेगा. तो भाई यहाँ पे तो गुडविल इंटेंजिबल है, सो डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा. यानी कि देयर इज नो वियर एंड टियर अमाउंट, कुछ अपने गुडविल का वियर एंड टियर अमाउंट होगा ही नहीं.
So the next is, it is valuable asset. Yes, definitely it is a valuable asset. Why? Because it creates reputation. Reputation की वजह से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, so it is an valuable asset, guys. Next part है, it is helpful in earning excess profit. I have already told you, if we have offered some good or quality service to the customer, customer feels satisfied and he'll come again and again, again and again into our firm. It will definitely enhance, increase our profit. Yes, it is helpful in excess earning excess profit. Next is, it is value is liable to constant fluctuation. सो बिजनेस का गुडविल फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे कि ब्रांडिंग, कोई अगर अदर ब्रांड आ गया बिजनेस में, तो उसकी ब्रांड की वैल्यू अगर बढ़ गई तो उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। अगर मेरे ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई तो मेरी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, फ्लक्चुएट करती रहती है गुडविल हमेशा। गुडविल विल नॉट बी फिक्स्ड ऑन अ ऑन अ वन प्लेस, फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता होता है, कर रहा होता है। नेक्स्ट इज, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट, पार्ट में सोल्ड नहीं किया जाता गुडविल। गुडविल इज ऑलवेज सोल्ड व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड ओनली। And the next point is, it is difficult to place an exact value of goodwill. We cannot determine the exact value of goodwill. Never. Because as the time goes, due to change in a customer's choice, goodwill value will increase and decrease somehow. These are the characteristics. So my next point is origin of goodwill or factors affecting the value of goodwill. कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे गुडविल को मैटर करते हैं? सो फर्स्ट पार्ट इज फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर मेरा लोकेशन एक प्रोमिनेंट प्लेस पे है, जहां पर बहुत से कस्टमर की भीड़ होती है, वहां पे बहुत चॉइसी कस्टमर्स हैं, सो अल्टीमेटली माय गुडविल गोज ऑन इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी मेरे गुडविल की वैल्यू। Next is efficiency of management. Yes, definitely. If we are having a efficient management, if we are having a quality of manpower who are so enthusiastic to work, guys, business की goodwill automatically increase हो जाएगी. Next is longevity of a business. जितना अपने बिजनेस का ड्यूरेशन लंबा होगा, उतने ही मेरे बिजनेस का रेपो बिल्ड होता जाएगा, मेरे बिजनेस का नेम मार्केट में अच्छा होते जाएगा। सो द ड्यूरेशन इज ऑल्सो मैटर्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गुडविल। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गुड्स। भाई गुड्स हम लोग कौन सी यूज करते हैं? अगर मैं डेली यूज वाले गुड्स यूज कर रहा हूं मेरे बिजनेस में, सो आई कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ गुडविल। एंड इफ आई एम यूजिंग अ फैंसी गुड्स इन माई बिजनेस, दैट मीन्स कि मेरे कस्टमर्स कम ज्यादा होते रहेंगे, फ्लक्चुएट करते होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये होगा हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ लाइसेंस। इफ माई बिजनेस हैविंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, गाइस लोकल एरिया में तो कोई भी बिजनेस कर लेता है, लेकिन अगर आई एम हैविंग अ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, दैट मे अफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। Yes, it may affect to my value of goodwill. Next is monopolistic and other rights. मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिज्म, देखो मार्केट में मोनोपोलिज्म अगर है, इफ आई एम डूइंग अ डिफरेंट बिजनेस विच एनी वन इज नॉट डूइंग दैट द सेम बिजनेस, मोनोपोली हो गई। सो आई कैन अर्न अ गुड वैल्यू ऑफ गुडविल। अदर राइट्स की हम लोग बात करते हैं, इफ आई एम हैविंग माई बिजनेस पेटेंट, कॉपीराइट, so that time also I can earn a good value of goodwill. Then है risk involved. किसी भी बिजनेस में रिस्क है। अगर मेरे बिजनेस में रिस्क नहीं है, so there is no profit. रिस्क हर एक बिजनेस में होता है। अगर देखो हेवी रिस्क अगर है, तो गुडविल लॉस होने के कई सारे चांसेस होते हैं। इफ देर इज अ लो रिस्क, that time we can offer a quality of goods and quality of service and can have a good value of goodwill. And last, sorry, second last है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट हमेशा सेम नहीं होता है, ट्रेंड कभी कभार इंक्रीज होगा। इफ माय बिजनेस इज अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, दैट टाइम माय गुडविल वैल्यू गोज ऑन इंक्रीज। अगर मेरे बिजनेस का डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है, आई हैव अ लेस गुडविल।
नेक्स्ट है फ्यूचर कंपटीशन। देखो बिना कंपटीशन के गुडविल रेज नहीं होती। इन अ मार्केट देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, एवरीवेयर वी कैन सी कि कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है। इफ आई एम गिविंग अ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स इन अ लेस कॉस्ट, that time I can have a good goodwill in a market. I can build up a good repo. And my last point is capital required. ऐसे नहीं कि बिजनेस में कि हमें अगर बहुत सा गुडविल अगर रेज करना है, आई मस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट नेसेसरी। We can gain a good value of goodwill by investing less amount. Capital is required, I agree कि capital is required, कैपिटल तो लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि जितना ज्यादा कैपिटल उतनी बड़ी अपनी गुडविल होती है। सो दैट इज नॉट लाइक दैट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर गुडविल। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज परचेस ऑफ गुडविल एंड अनदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। सो इनको हम लोग डीपली जान लेते हैं कि परचेस ऑफ गुडविल होता क्या है दरअसल। So purchase of goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. When business is purchased, the excess of purchase consideration over its net asset, that means assets minus liabilities, is referred to as a purchased goodwill. I'll explain this concept, purchase consideration, in our coming chapter. But for now, I can tell you कि purchase of goodwill actual में होता क्या है। देखो टोटल दो तरीके के गुडविल होते हैं, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि नेक्स्ट वाला है, एंड परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल यानी कि क्या होता है, द गुडविल विच इज ऑलरेडी बिल्ड अप बाय द अदर्स एंड वी हैव मेड अ पेमेंट टू एक्वायर दैट गुडविल, दैट इज कॉल्ड एज परचेज गुडविल। ओके, जैसे कि फ्रेंचाइजी वगैरह खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, जोशी वड़े वाले इज अ ब्रांड इन महाराष्ट्र। सो जोशी वड़े वाले ने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है। मैंने क्या किया कि मैंने उनसे कहा कि मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आपका नाम चाहिए। मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट उन्हें दे दी एंड आई हैव परचेस्ड देयर गुडविल टू मेक माय बिजनेस। दैट इज कॉल्ड एज परचेस्ड गुडविल। नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ जनरेटिंग गुडविल। So what does that mean? Self-generating goodwill, it is internally generated goodwill which arises from a number of characteristics or attributes which an ongoing business possesses. अगर मैं self generate कर रहा हूं, I am doing business since 15 years, so I am building my goodwill, I am building my reputation in a market. So this goodwill is internally generated over a long period of time. Its cost is depends on the सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो मेरे से मेरी बिजनेस की गुडविल खरीद रहा है, वो डिसाइड करेगा कि मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है। रादर वी कैन डिसाइड एंड टोल्ड टेल हिम कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माय गुडविल। फ्रेंचाइजी की हर फ्रेंचाइजी की अमाउंट सेम नहीं होती, फ्रेंचाइजी की अमाउंट अलग अलग होती है, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 5 लाख होती है, किसी की 10 लाख होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर। As per section 26, it is not recorded in the books of account because consideration in money or money worth has not been paid for it. देखो, it is not a tangible, so that we cannot show in a balance sheet. So इसकी वैल्यू मनी वर्थ है, लेकिन इसको कि फिजिकल एग्जिस्टेंस बिजनेस में नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग अपने बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो देर आर थ्री मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीन मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। इसमें सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जिसमें से हम लोग पहला वाला पार्ट देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। सो द एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वेरी सिंपली एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेरी सिंपल मेथड। In this method, goodwill is calculated on the basis of number of past year profit. Whatever profit we have earned in our past years, एक एन एग्जाम्पल की 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उस 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स सच एज 2 और 3 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो क्या होता है, यहां पे एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया,
सो नंबर ऑफ ईयर परचेस ये टर्म होती क्या है? सो नंबर ऑफ ईयर परचेस इज नथिंग बट जिस दिन से मैंने गुडविल खरीदी, फ्रॉम विच डेट वी हैव परचेज द वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में कितने सालों तक मिलने वाला है, वो जो होता है दैट इज माई नंबर ऑफ ईयर परचेस। 2 साल तक मुझे उसका प्रॉफिट मिलने वाला है, 3 साल तक मिलने वाला है, समझ रहे हो? सो दिस इज द नंबर ऑफ ईयर परचेस, में क्वेश्चन में गिवन होगा। सो द फॉर्मूला इज सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो इसी के बिहाफ पे हम लोग ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, देन विल सम ऑफ दिस सेशन। सो ये रहा हमारे एवरेज प्रॉफिट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमें और डिटेल में समझ में आए। सो द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ Saurabh, Mohit, and Nikhil was rupees 1 lakh. The net profit for last 3 years were 40,000, 46,000 and 52,000. 2013-14 का, 15-16 का, 14-15 का, 15-16 का प्रॉफिट दे रखा हुआ है। So there was a abnormal loss of rupees 3,000 in the year 2014-15. तो ये abnormal loss होता क्या है? Abnormal loss is the loss which is not related to my business, which is not a loss of my business. मेरे बिजनेस का लॉस है ही नहीं, लेकिन स्टिल हमने वो लॉस पे कर दिया, डिडक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम आ गया। तो ये क्या कर देंगे हम लोग, अपने 14-15 के प्रॉफिट में फिर से ऐड बैक करेंगे, क्योंकि उस अमाउंट से मेरा प्रॉफिट उस साल का 3,000 से कम हो गया, इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 year। देखो ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। 2 years purchase, last 3 year profit, this is last 3 year profit यानी कि तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं है, 2 years purchase is your number of year purchase and 3 साल का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा हुआ है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले टोटल प्रॉफिट, सबसे पहले तो 13-14 का प्रॉफिट है 40,000। अब 14-15 की अगर बात करें, 14-15 की मेरा 14-15 का मेरा प्रॉफिट है 46,000 एंड एबनॉर्मल लॉस भी था 3,000, जिसकी वजह से ये जो 46 है ना, कोई अलग डिजिट था जो डिडक्ट करने के बाद कुछ अलग डिजिट आ गया। तो ये 46,000 में उस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि उस अमाउंट से मेरा प्रॉफिट कम हो चुका था, इसलिए हम लोग उसको ऐड बैक करेंगे। सो 46,000 प्लस 3,000 एबनॉर्मल लॉस, उसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट था 49,000, ये 3,000 माइनस करने की वजह से वो 46 आया था। एंड लास्ट वाले ईयर का प्रॉफिट 15-16 का है 52,000। सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज 1,41,000। अब ये निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो निकालेंगे कैसे एवरेज प्रॉफिट? सो माय टोटल इज गिवन 1,41,000, उसको डिवाइडेड बाय करेंगे, कितने साल का है ये प्रॉफिट? 3 साल का। सो डिवाइडेड बाय 3 करो तो 3 साल का है, 4 साल का होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 का हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, सो 47,000 ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। देन व्हाट? देन अ सिंपल वर्क इज गुडविल्स फॉर्मूला। सो माय गुडविल फॉर्मूला इज, गुडविल का फॉर्मूला हमारा है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 47,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया मैंने, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ रुपीज 94,000। सो ये है हमारा गुडविल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल। इसी तरह से हमें सारे गुडविल के कैलकुलेशंस करने होते हैं। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताएं। एंड इसका नेक्स्ट वाला पार्ट टू बी कंटिन्यू करने वाले, इसके बाद वाला हम लोग क्या करने वाले, इसका नेक्स्ट वाला सेशन फिर से हम लोग एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड के कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी भी लेने वाले हैं। ठीक है, सो बने रहिए। अगर अपने चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड तक देखने के लिए थैंक यू।